नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मेडल के जो नियम हैं उनके बारे में विस्तार रूप से इनके चर्चा करेंगे। वो पूरा टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को जो मेडल के नियम है उनके बारे में पूर्ण रूप से पता चल सके कि क्या रहा था एक्सपेरिमेंट, क्या रहा था और कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था और कितने उनके लक्षण दिए गए थे और कितने नियम दिए गए हैं मेडल के द्वारा। तो पूर्ण रूप से हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप वेटरनरी लाइफ स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। मेडल के जो नियम है वो 3 नियम दिए थे। मेडल का जो जन्म 1822 के अंदर हुआ था और उसकी मृत्यु 1884 के अंदर हुई थी। लेकिन इसके बीच में उन्होंने कुछ नियम दिए थे, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिक जो जानकारी है मेडल के बारे में वो पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेडल का जो नाम है वो ग्रेगर जॉन मेडल नाम था। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में हुआ था। उन्होंने एक गिरजाघर में पादरी की नौकरी की थी। किसकी नौकरी की थी? पादरी की नौकरी की थी। और ब्रून शहर में इसका जन्म हुआ था 1822 के अंदर। इन्होंने मटर के पौधे पर कुछ आनुवंशिक प्रयोग किए थे और मेडल को ही आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है मेडल को। मेडल ने प्रयोग में 1856 से 1884 के, यानी 1856 से लेके और 1884 के बीच में इन्होंने 64 के बीच में इन्होंने नियम दिए थे। इनके मध्य उन्होंने 1866 में प्रकाशित किया गया था। किसी कारणवश मेडल के इस अनुसंधान को उस समय इतनी मान्यता नहीं मिल पाई, परंतु 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे। 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए थे। 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने, पहला जो वैज्ञानिक था कोरेंस था, दूसरा सेमाक था, तीसरा डी वीजा था। उन्होंने मेडल के प्रयोगों का अध्ययन किया, मेडल के आनुवंशिक नियमों का नाम प्रकाशित किया था। अब इसके बारे में हम पीडीएफ के रूप में भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो पूरा दिखा देता हूँ कि उनकी जो बेसिक जानकारी है वो क्या रही थी। तो मेडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेडल है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देखिए यहाँ पे ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। नौकरी करते थे पादरी के रूप में और आनुवंशिक का पिता भी कहा जाता है। तो आराम से इस पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हो। पीडीएफ परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके आप लोग जेनेटिक्स की बुक को परचेज भी कर सकते हो। अगर वेटरनरी लाइफ स्टॉक की तैयारी कर रहे हो तो सभी सब्जेक्टों की आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग अपने फ़ोन के अंदर भी या लैपटॉप के अंदर पढ़ सकते हो। उसके बाद में 1856 से लेकर 64 के मध्य उन्होंने प्रकाशित किया। 1866 के अंदर उन्होंने पूर्ण रूप से 3 नियम प्रकाशित किए गए थे। 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, कोरेंस, सेरमाक और डी व्रिज। ठीक है, उन्होंने इनके प्रयोग का अध्ययन किया था, नियम को प्रकाशित किया था। ये जानकारी हमने अभी तक पढ़ी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेडल की सफलता के कारण क्या थे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ मेडल की सफलता के कारण। मेडल की सफलता का मुख्य कारण उनके द्वारा मटर का पौधा चुना जाना था। मटर के पौधे में निम्न विशेषता पाई जाती थी। मटर का जो पौधा है, मटर का कौन सा पौधा था? तो पौधे का नाम था पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। ठीक है दोस्तों, इस पौधे को कहीं पे भी उगाया जा सकता था। इनका जीवन काल छोटा होता था। मटर के पौधे की बात करें हम, इनमें स्व परागण या पर परागण दोनों ही संभव थे। मटर के पौधे में विभिन्नताएं पाई जाती है जो कि आनुवंशिकता का आधार है, जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन अच्छी तरीके से किया जा सकता था। ये 4 मुख्य विशेषताएं थी मटर के पौधे की। और मटर के पौधे का मैंने आप लोग को बता दिया, पाइसम सेटाइवम नाम था। पाइसम सेटाइवम। आप लोगों को मैं पूरी पीडीएफ के अंदर भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला था। मटर का पौधा था और मटर के पौधे का जो नाम है वो पाइसम सेटाइवम था। और इनकी मुख्य जो विशेषताएं थी यही थी कि उन्होंने कहीं पे भी उगाया जा सकता है, तो आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं मटर के पौधे, जो मटर के पौधे में मेडल के 7 गुणों पर अध्ययन किया था। कितने गुणों पर अध्ययन किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 गुणों पर अध्ययन किया था। पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे का नाम है। 7 गुण कौन कौन से थे? तो पहला जो था गुण, यहाँ पे एक स्लाइड मैंने बनाई है, उस स्लाइड के अंदर ही आप लोगों को पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग के समझ में आ जाए थोड़ा सा। लंबाई, अगर पौधे की लंबाई की बात करें तो प्रभावी जो लक्षण था वो लंबा था और अप्रभावी था वो बौना था। उसके बाद में फूल के रंग की बात करते हैं। फूल के रंग की बात करते हैं तो फूल का रंग पीला था, वो प्रभावी था, और सफ़ेद था, वो अप्रभावी था। यहाँ पे देख लीजिए। फूल की स्थिति की बात, यानी सिचुएशन, यानी स्थिति क्या थी? तने से चिपका हुआ था वो तो प्रभावी था, और तने से दूर था वो अप्रभावी था। उसके बाद में फली का आकार की बात करें, यानी मटर की जो फली है वो किस आकृति की थी? तो प्रभावी कौन सी थी, अप्रभावी कौन सी? तो फूली हुई, अगर अच्छे से फूली हुई बीज अच्छे से थे तो वो प्रभावी थे, और पिचकी हुई अगर कच्चे बीज उसमें थे वो क्या है? अप्रभावी थी। उसके बाद में बीज का आकार की बात करते हैं तो गोल बीज था वो प्रभावी था, और झुर्रीदार था, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, कच्चा था, कुछ कच्चा था, वो अप्रभावी था। उसके बाद में बीज का रंग अगर पीला था बीज, वो कंप्लीटली प्रभावी था। और अप्रभावी की बात करें तो हरा अगर बीज था वो अप्रभावी था। उसके बाद में जो 7वां लक्षण था इसके, तो बीजावरण का रंग, यानी बीज जो आवरण है, जो फली थी उसका जो बाहरी आवरण था वो हरा था तो वो प्रभावी था, और सफ़ेद था तो अप्रभावी था। अब बात कर लेते हैं हम, मेडल के 3 नियम थे और तीनों नियम को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो स्लाइड के अंदर आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी एकल संकरण के बारे में बात करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड के अंदर मेडल का पहला जो नियम था वो मोनो हाइब्रिड के प्रभाविता का जो नियम था वही इसी लक्षण के आधार पे उन्होंने बनाया था।
यानी मेडल का प्रथम व द्वितीय नियम मोनोहाइब्रिड के आधार पर था और जो मेडल का तीसरा नियम था वो डाई हाइब्रिड के आधार पे था। तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हाइब्रिड के आधार पे थे और कौन से डाई हाइब्रिड के आधार पे थे। तो स्टार्ट कर देते हैं। मेडल के प्रथम व द्वितीय नियम मोनोहाइब्रिड के आधार पे थे, यहाँ पे देखिए, और तीसरा जो नियम था डाई हाइब्रिड के आधार पे था। सहजातीय की बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड या मोनोजाइगस क्या क्रॉस क्या है, तो मोनोजाइगस की बात करते हैं तो मोनोजाइगस जो क्रॉस है वो मेडल ने पहले जो नियम था उसके आधार पर मोनोहाइब्रिड के आधार पे दिया गया था। यहाँ पे देखिए एक शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बोना पौधा लिया गया है, उनके बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं F1PD में, तो F1PD में अगर क्रॉस करवाते हैं तो एक पौधा लंबा बोना और उसी का लंबा बोना का आपस में क्रॉस करवाने पर F2PD के अंदर ये अनुपात आता है। अगर जीनोटाइप की बात करते हैं इसमें, तो जीनोटाइप का अनुपात आएगा 1:2:1। कैसे आया? और फिनोटाइप का अनुपात आया 3:1। अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं ये कैसे आया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर अगर यहाँ पे देखिए एक पौधा शुद्ध लंबा है, अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध लंबा है। उसके बाद में दो पौधे यहाँ पे देख सकते हो अशुद्ध लंबे है लेकिन अशुद्ध है, तो दो ये हो गए। उसके बाद में अगर बात करते हैं एक शुद्ध बोना है, तो ये होगा, ये आ गया इसका जीनोटाइप। उसके बाद में फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप का मतलब हुआ बाहरी लक्षण। पहले पिछला जो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूर्ण रूप से बताया कि सही तरीके से बताया कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या, विस्तार से बताया गया है उस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए फिनोटाइप के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ये शुद्ध लंबा है, यहाँ पे अशुद्ध लंबा है, लेकिन है तो लंबे, तो तीन ही हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल तीन हो गए लंबे और एक हो गया अशुद्ध शुद्ध बोना, तो यहाँ पे एक हो गया। तो ये 3:1 फिनोटाइप आ गया और जीनोटाइप हो गया 1:2:1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस को बताया गया है कि कौन कौन से किसके साथ क्रॉस करवाया गया है। ये पीडीएफ इतनी अच्छी तरीके से तैयार की गई है दोस्तों, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो इस वीडियो को। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके सभी सब्जेक्टों की जो पीडीएफ है ई बुक के रूप में तैयार की गई, उनको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर एक लंबा पौधा लिया, उसके बाद में एक बोना पौधा लिया, इनके एक एक के साथ क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे जो टेल पौधा प्राप्त हुआ, यानी लंबा पौधा प्राप्त हुआ है, यानी अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। इन्हीं का वापस से, यानी इन ऐसे ही दो पौधों को एक साथ संकर करवा के क्रॉस करवाया गया। तो नेक्स्ट जो संतति है F1 में, उसमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे अशुद्ध लंबा और यहाँ पे भी अशुद्ध लंबा के बीच में क्रॉस करवाने पर ये चार प्रकार से, यानी शुद्ध लंबा, टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो नेक्स्ट जो पीडी है वो अब 2PD के अंदर, जनरेशन 2 के अंदर क्या निकलने वाला था कि एक शुद्ध लंबा, फिर अशुद्ध लंबा, फिर एक अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना, चार प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए थे। और हमने पहले पढ़ लिया है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या रहने वाला था इसका। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, अगर पीडीएफ आप लोग खरीदते हो और पीडीएफ के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस वीडियो हम पढ़ा रहे हैं उस वीडियो पे चले जाओगे, तो ये इतनी उपयोगी रहने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मेडल के 3 नियम दिए थे और पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। तो पहला प्रभाविता का नियम है, उसमें मैंने बता दिया कि कौन से लक्षण प्रभावी थे और कौन से लक्षण अप्रभावी थे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर लंबा पौधा है वो प्रभावी था और बोना पौधा अप्रभावी था। यहाँ पे F1PD के अंदर क्रॉस करवाने पे जो पौधा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है लंबा अशुद्ध प्राप्त हुआ था, लेकिन उसी लंबे अशुद्ध पौधे का फिर से क्रॉस करवाया गया, यानी टी इंटू कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया गया। तो जिस प्रकार से आप लोग स्लाइड के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे जो पौधा F2PD के अंदर प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार के लक्षण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए मादा युग्मक और नर युग्मक के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने पर जो पौधे प्राप्त हुए, जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग प्राप्त हुए। जीनोटाइप की बात करते हैं हम तो 1:2:1 और 1 के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। और लेकिन फिनोटाइप की बात करें तो 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हो वीडियो के अंदर और पीडीएफ के अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हो, इसके बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है कि कितने मोनोहाइब्रिड कौन से लक्षण के थे। और यहाँ पे लंबा पौधा प्राप्त किया गया था, कैपिटल टी लिया था, शुद्ध और शुद्ध बोना पौधा स्मॉल टी के रूप में क्रॉस कराया गया सहजातीय जन्य के साथ में, तो F1 में ये प्राप्त हुआ। और F1 को वापस से क्रॉस कराया तो F2 के अंदर जो लक्षण प्रारूप है, यानी फिनोटाइप 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ और जीनोटाइप का जो अनुपात है वो अलग से प्राप्त हुआ था 1:2:1 के रूप में। दो अशुद्ध लंबा व एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ था, यानी एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ था। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो के अंदर भी जा सकते हो पीडीएफ के द्वारा। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेडल के निष्कर्ष निकला कि कौन सा किस प्रकार का निष्कर्ष निकला। तो मेडल के ये निष्कर्ष निकला कि किसी भी एलील के अंदर एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को हमेशा अप्रभावित करता है, अपना प्रभाव सतत बनाए रखता है। मेडल ने इस प्रभाविता का नियम भी दिया, यानी जो पहला नियम था वो था मेडल का प्रभाविता का नियम। यानी एक एलील है, मान लीजिए एक एलील है, इस एलील के अंदर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये आपस में अपने प्रभावी लक्षण रखने की पूरी कोशिश करें। मान लीजिए ये 70 या 60% है तो ये 40% है, तो प्रभावी कौन सा हुआ, ये कैपिटल टी प्रभावी हो गया और स्मॉल टी के प्रभाव को कम कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है।
इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट जो मेडल का जो नियम है, सेकंड नियम है, वो है पृथक्करण का नियम। इस नियम को 3 नामों से जाना जाता है। पृथक्करण का नियम, जीन की शुद्धता का नियम, गैमेट की शुद्धता का नियम। 3 प्रकार से जाना जा सकता है। इसके बारे में हम एक एक करके पूर्ण रूप से चेक करेंगे इसके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। मेडल ने अपने एकल संकरण क्रॉस के दौरान अब 1 का क्रॉस करवाया तो यह पाया कि एलील का प्रत्येक जीन अपना नया जोड़ा बनाने में युग्म से अलग स्वतंत्र रहता है। यानी नया जोड़ा बनाने से पहले अपने युग्म से अलग और स्वतंत्र रहता है। अब 2 के अंदर अपने हिसाब से नया जोड़ा बना लेता है। इसे मेडल ने पृथक्करण का नियम नाम दिया। इस नियम से मेडल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी एलील, यानी कोई भी एलील हो, में रहने वाले 2 जीन हमेशा शुद्ध रहते हैं। इसलिए इसे मेडल ने जीन की शुद्धता का नियम दिया। यानी 2 प्रकार से बता दिया कि एक तो पृथक रहता है, अलग रहता है, एलील के अंदर अलग से रहता है, तो वो पृथक्करण का नियम हो गया। और अगर एक जीन शुद्ध रहता है वो शुद्धता का नियम हो गया। यानी इसी एक नियम को उन्होंने 2 नाम से डिनोट कर दिया। अब तीसरा नाम भी चेक कर लेते हैं हम। मेडल ने बताया अगर जीन शुद्ध है तो युग्मक यानी गैमेट भी शुद्ध होगा, और गैमेट शुद्ध है तो इसे युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहा जा सकता है। तो अपने पहला जो नियम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बनाया गया है। यानी 2 अशुद्ध मादा युग्मों को और एक कैपिटल और एक स्मॉल टी के नर युग्मों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो अब 2 पीढ़ी के अंदर वही लक्षण प्राप्त होते हैं, वही जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होते हैं जो आपने पहले देखे हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से क्रॉस होने वाले हैं, मेडल ने कौन कौन से क्रॉस बनाए थे, उनके बारे में हम चेक करने वाले हैं। उसके बाद में मेडल ने बैक क्रॉस किया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैक क्रॉस क्या होता है? मेडल ने जब अब 1 का क्रॉस वापस किसी जनक यानी किसी भी जनक से करवाया उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस का मतलब हुआ कि मेडल ने, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेडल का किसी F1 संतति का क्रॉस वापस से जनक यानी माता पिता से करवाया तो वो बैक क्रॉस हुआ। यानी बेटी पुत्र या पुत्री का क्रॉस माता पिता से वापस से करवाया, ये था बैक क्रॉस। ठीक है। उसके बाद में डायग्राम में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैंने जितना भी बताया वो सफिशिएंट है आपके लिए। और बैक क्रॉस के अंदर कितनी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट क्रॉस करवाते हैं उसमें शुद्धता कितनी आती है उसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पे जो पहला जो बैक क्रॉस होगा वो 50% शुद्ध होगा, सेकंड होगा 75% होगा, थर्ड होगा 87.5% होगा और फोर्थ होगा 93.75% शुद्ध होगा। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं तो लास्ट में जो शुद्धता नियम आता है वो 97 पॉइंट कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। कंटिन्यू अगर ऐसे ही जनरेशन के साथ हम क्रॉस करवाएंगे तो आगे जो शुद्धता आएगी वो अलग ही आएगी, क्योंकि 100% हम इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक क्रॉस दिया था टेस्ट क्रॉस के बारे में हम चेक करते हैं। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही एक रूप है जिसमें अब 1 का क्रॉस केवल अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। इससे हम 1:1 का अनुपात प्राप्त करते हैं। यानी अगर टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो 1:1 के रूप में ही हमें अनुपात प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। टेस्ट क्रॉस में आप लोग को बता दिया अप्रभावी जनक के साथ यहाँ पे क्रॉस करवाया जाता है, आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण क्रॉस में कौन सा नियम आ रहा है मेडल का। तो तीसरा जो नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, या स्वतंत्र अपीयन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें। और लास्ट नियम है मेडल का, और वीडियो में मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से आप लोग को ये तीनों नियम इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। मेडल ने अपने द्विसंकरण क्रॉस के दौरान 2 गुणों का एक साथ क्रॉस करवाया, लेकिन अब 1 में 2 गुणों का वी जातीय जीनोटाइप प्राप्त हुआ। यानी जो पहले वाले जो 2 नियम है उन नियमों में एक ही गुण है उनके साथ क्रॉस करवाया था, लेकिन यहाँ पे 2 गुणों के साथ क्रॉस करवाया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्विसंकरण क्रॉस के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं अब 1 का क्रॉस करवाने पर 4 अलग अलग प्रकार की संतति प्राप्त हुई, जिसमें मेडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्विसंकरण क्रॉस में जीन अथवा पूरा एलील F2 में जाने से पहले स्वतंत्र अपना नया जोड़ा बना लेते हैं। मेडल ने इसे स्वतंत्र अपीयन का नियम नाम दिया गया था, स्वतंत्र अपीयन का नियम दिया था। इसमें जो जीनोटाइप है वो अलग और फिनोटाइप अलग होते हैं। तो फिनोटाइप की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो अनुपात आता है 9:3:3:1 के अनुपात में यहाँ पे प्राप्त होता है, लेकिन जो जीनोटाइप है वो अलग प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से उन्होंने 2 लक्षण एक साथ लिए थे। एक गोल पीला बीज प्राप्त हुआ था, गोल पीला और बीज प्राप्त हुआ था, लेकिन लंबा और झुर्रीदार भी प्राप्त किया था। यहाँ पे देख सकते हो गोल और पीला, गोल हरे और झुर्रीदार और पीले 4 प्रकार लक्षण इन्होंने लिए थे। कौन कौन से, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से लक्षण लिए थे। इन्होंने एक लंबा पीला और लंबा सफ़ेद 4 प्रकार लिए थे। लंबा पीला हो सकता है, बोना सफ़ेद हो सकता है। 4 लक्षण हो गए। चारों लक्षणों को एक साथ क्रॉस करवाया तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाले थे। आप लोग देख सकते हो जो F2 पीढ़ी के अंदर जो फिनोटाइप है वो आए थे गोल व पीले 9 और गोल व हरे 3 और झुर्रीदार व 3 पीले 3 आए थे और झुर्रीदार व हरे 1 आए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लंबा पीला भी ले सकते हैं, यानी कैपिटल T और कैपिटल पीला। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर कैपिटल T है तो वो लंबा होगा,
अगर कैपिटल वाई है तो वो पीला होगा, पीला होगा। उसके बाद में अगर स्मॉल टी है तो वो बोना होगा, बोना होगा। और स्मॉल वाई है वो सफ़ेद होगा। ये भी लक्षण उन्होंने लिए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम क्या है, जुरीदार, गोल पीले, गोल जुरीदार और हरे के बारे में बताया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 के रूप में था, और जीनोटाइप है वो 1:2:1:2:1:2:4:1:1 के रूप में था। यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि 16 लक्षण प्राप्त हुए थे। लेकिन इसको याद करने का एक शॉर्ट मेथड है। यहाँ पे आप लोग ऐसे तैयार कर सकते हो कि 12 12 24 12 और 1, यानी 3 बार 12 12 12 बार, यहाँ पे 3 बार 12 12 आ गए, एक बार 24 और एक बार 1 आ गए। तो आप लोग 16 जो लक्षण है वो याद कर सकते हो। यानी दोबारा मैं याद करवाता हूँ, 12 12 24 12 1, ऐसे लक्षण अगर प्राप्त होते हैं आप लोग को तो आप लोग आराम से 16 लक्षणों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेडल ने इसके लिए लंबे पौधे पीले फूल और बोने पौधे और सफ़ेद फूल का आपस में क्रॉस करवाया, तो लंबे पौधे पीले फूल और पौधे प्राप्त हुए थे। ये जो नियम है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लंबे पौधे पीले फूल और बोना पौधा और सफ़ेद फूल प्राप्त होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब 2 में क्रॉस से पीले बोने लंबे सफ़ेद फूल प्राप्त हुए। इस आधार पर मेडल ने स्वतंत्र अफ्यून नियम का नाम इसको दे दिया गया था। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर पढ़ लीजिए। नोट के लगा के एक इंपॉर्टेंट जो नोट है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते। तो मेडल के नियम से निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी लक्षण सभी अच्छे लक्षण हैं, लेकिन प्रभावी लक्षण सभी अलाभ लक्षण हैं, तथा लगातार प्रयोग के आधार पर इन अप्रभावी लक्षणों को हटाया जा सकता है। यानी अप्रभावी लक्षण उनको हटाया जा सकता है प्रभावी लक्षण के द्वारा। ये मेडल के नियम थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रजनन हमारा, यानी ब्रीडिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो के, वहाँ पे जाके आप लोग इस वीडियो को भी खरीद सकते हो, और सभी सब्जेक्टों की PDF यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। तो कम अमाउंट के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर खरीद लीजिए, और जितने भी कैंडिडेट वेटरनरी लाइvestock की तैयारी करने वाले हैं उनको भी बता दीजिए, ताकि यहाँ पे पूर्ण रूप से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे हमारे PDF के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टोमोजो में, आप लोग अपने अकाउंट्स को डाउनलोड करके, यानी उस लिंक के माध्यम से आप लोग 500 रुपये तक जीत सकते हो, ताकि 500 रुपये में आप लोग 3 से 4 5 बुकें खरीद सकते हो उसी 500 रुपये की, जिसकी वजह से जिस लिंक को आपने क्लिक करके उस पर अगर अकाउंट बनाते हो तो आप लोग को 500 रुपये बोनस भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।